नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 34, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 35 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप लाइव आकर दोपहर 3 बजे भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर बिहार के प्रमुख नेता जो है वो कौन थे? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि कुंवर सिंह, ये जो है वो सही हो जाएगा। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर बिहार जो है यहाँ से प्रमुख जो है वो नेता के रूप में थे। इनका जो विद्रोह है वो विलियम टेलर, 2 नाम है यहाँ पर आपको ध्यान रखने, जो विलियम टेलर और उसके साथ साथ विलियम टेलर और विंसेंट आयर, तो इनके द्वारा जो है वो जो ये विद्रोह था वो जो है वो दबा दिया गया था। जब ये ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रहे थे उस समय इनकी आयु जो है वो 75 से 80 वर्ष के बीच जो है वो बताई जाती है। और जो कुंवर सिंह हैं, इनके जन्म की यदि बात करें तो इनका जो जन्म है वो 13 नवंबर 1777 यानी कि 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव जो है इस यहीं पर जो है वो हुआ था, जहां से ये प्रमुख नेता के रूप में जो है वो आए थे। चलिए शुरू करते हैं हम अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मजदूरी कोष सिद्धांत यानी कि वेजेस फंड थ्योरी के प्रतिपादक जो है वो हैं? एडम स्मिथ हैं, माल्थस हैं, फेलनर हैं या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। मजदूरी कोष सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मजदूरी कोष सिद्धांत यानी कि वेजेस फंड थ्योरी के प्रतिपादक एडम स्मिथ जो है आपके हैं। इसके अलावा जो माल्थस नाम लिखा हुआ है ये, इसके साथ साथ मिल और एक और नाम है रिकार्डो। तो ये जो 3 नाम देख पा रहे हैं आप, ये जो है इनके साथ साथ और भी अर्थशास्त्री हैं, परंतु ये जो 3 अर्थशास्त्री हैं इन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। इस तरीके से भी एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है। और ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो मजदूरी है वो आपकी 2 शर्तों पर जो है वो निर्भर करती है। मजदूरी को सिद्धांत जो है इसमें जो आपकी मजदूरी है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली कौन सी बात? पहली ये बात कि जो श्रम है उसको खरीदने के लिए निश्चित रखी गई मजदूरी निधि, जिसे हम कहते हैं वेज फंड, शॉर्ट फॉर्म में वेज फंड आप कह सकते हैं। और दूसरी की बात करें तो दूसरी हो जाएगी आपकी जो रोजगार है उसमें जो लगे श्रमिक हैं उनकी संख्या, तो श्रमिकों की संख्या। तो इन दोनों बातों पर जो है ये निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा, कि इस्पात निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? टिन की, कॉपर की, लोहा की या जस्ता की। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लोहा जो है वो सही हो जाएगा। इस्पात जो है उसमें लोहा है, कार्बन है और कुछ अन्य तत्व जो है उनको मिलाकर जो मिश्र धातु है इस्पात जो है ये बनाई जाती है। परंतु अधिकतर मात्रा में जो है आपका लोहा यानी कि Fe जो है वो होता है, इसलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर लोहा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी एक यानी कि इस्पात की एक विशेषता के संबंध में आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें तन्य शक्ति जो है इसका गुण देखने को मिलता है। तन्य शक्ति जो है इसे हम इंग्लिश में टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये जो है इसमें गुण जो है वो पाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा, कि गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की?
अच्छा प्रश्न है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिए, चंद्रगुप्त की जगह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यहाँ पर कर लीजिए, ताकि अब ज्यादा आपका आंसर सही हो। तो यही आपका ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त जो है इसके दो पुत्र थे, एक आपका रामगुप्त था और दूसरा जो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये जो समस्त गुप्त राजा थे उनमें से सबसे ज्यादा शौरवीर और कह सकते हैं गुणों वाला जो है वो माना जाता था। तो इसने जो है जो शक थे उस समय शक थे इन पर जो है वो विजय प्राप्त की थी। एक्चुअल में पूरी कहानी यदि बात करें तो रामगुप्त जो है इसकी जो पत्नी थी रामगुप्त की उसको जो शक थे ये उठा ले गए थे, तो इससे छुड़वाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो शकों को जो हराया था तो उसी के कारण जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसको विक्रमादित्य जो है इसकी उपाधि जो है वो मिली थी। और ये सकारी भी जो है वो कहलाया था, यानी कि अन्य उपाधि दे दी जाती हैं। तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसको सकारी जो है उसकी उपाधि भी दी गई थी। अन्य भी नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के, जैसे कि आपका देवगुप्त भी इसी को नाम दिया गया है, देवराज भी इसी को नाम दिया गया है, देवरसी भी जो है वो इसी को नाम दिया गया है। तो ये सभी जो है इसी के जो है वो नाम है। बाकी नाम आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ही याद रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके दरबार में जो है वो 9 विद्वान जो है उनकी एक मंडली थी जिन्हें जो है वो नवरत्न के नाम से जो है वो जाना जाता था। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नवरत्न कौन कौन से थे तो एक बार नाम मैं बोल देता हूँ, जैसे कि कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, वेताल भट्ट थे, घटक पर थे और 8वें नंबर पे आपका वाराह मिहिर थे और 9वां लास्ट आपका वर रुचि हो जाएगा। तो ये जो 9 विद्वान थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आप कह सकते हैं, इनके दरबार में इन्हें नवरत्न की संज्ञा जो है वो दी गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? खजुराहो में, महाबलीपुरम में, पुरी में या उज्जैन में? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 खजुराहो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो खजुराहो के मंदिर है उसमें सबसे विशाल मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि आपका कह सकते हैं एक शिव मंदिर है। महादेव से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा क्योंकि उन्हीं का नाम है, परंतु ये भी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण काल की बात करें तो 999 ईस्वी में इसका निर्माण जो है वो हुआ था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5वां। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? M.A. डांगे ने, N.M. जोशी ने, लाला लाजपत राय ने या B. शिव राय ने? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय जो है वो सही हो जाएगा। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आप देख पा रहे हैं या इसी को हम ऑल इंडिया ट्रेड संघ के नाम से जानते हैं या ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना की बात करें तो अप्रैल माह और सन की बात करें तो 1920 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बम्बई में, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है मुंबई में, मुंबई वर्तमान में नाम है परंतु पहले ये नाम जो है वो बम्बई था। तो बम्बई में जो है वो स्थापना हुई थी और यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो बम्बई अधिवेशन है, मुंबई अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। तो यहाँ से ये भी आपको पता चल रहा है यदि प्रथम अधिवेशन पूछ लिया जाए डायरेक्ट मुंबई या बम्बई ऑप्शन में आपको ना लिखा हो तब भी आपको लाला लाजपत राय ही टिक जो है वो करना है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए
तभी लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो अंत तक देखिए वीडियो, तब पसंद आए तब लाइक कीजिएगा। प्रश्न देखते हैं अपना अगला, छठा, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की थी? अच्छा प्रश्न है। SR राव ने, मकाय ने, RS बिष्ट ने या JP जोशी ने? और ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए SR राव जो है वो सही हो जाएगा। SR राव जो है, इसको यहाँ पर इनका फुल फॉर्म नाम देख लेते हैं, SR राव। तो S जो है, इससे इनका नाम था शिकारीपुरा, R से नाम था इनका रंगनाथ। तो आपको अधिकतर जगह रंगनाथ राव ही लिखा देखने को मिलता है। पूरा नाम जो S है, S से इनका नाम था शिकारीपुरा रंगनाथ राव। इन्होंने जो है खुदाई के दौरान जो लोथल है इसकी खोज जो है वो की थी। बात करते हैं लोथल जो है इसकी खोज कब हुई थी, तो 1954 में जो है वो हुई थी SR राव के द्वारा। लोथल के अलावा मोहनजोदड़ो आपसे काफी बार पूछा जाता है, जो कि आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। उसकी यदि खोज पूछी जाए तो उसकी सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में जो है वो की थी। क्योंकि आपसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल ये सभी स्थल काफी बार पूछे जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो अवश्य ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां, कि भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान में सम्मिलित जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है, तो कुल 6 जो है वो मौलिक अधिकार हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न में यदि ये चेंज कर दिया गया होता और ये पूछा गया होता कि मूल संविधान जो है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तब आपका प्रश्न जो है वो 7 जो है वो सही हो जाता। तो ये जो प्रश्न जब पूछा जाएगा तो इस चीज का विशेष ध्यान दे लीजिएगा कि पूछा क्या गया है। अब बात करते हैं, पहले जो है वो 7 थे और अब जो है वो 6 रह गए हैं, तो एक कौन सा हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार जो है उसकी श्रेणी से हटा दिया गया है। प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में जो है हुआ था, इसके तहत जो है संपत्ति का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार से हटाकर जो विधिक अधिकार है या इसी को हम कानूनी अधिकार कह सकते हैं, तो उसमें जो है वो परिवर्तित कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। ये तो आपने जाना संविधान संशोधन के संबंध में। इसके अलावा जो 44वां संविधान संशोधन है, इससे पहले जो ये अनुच्छेद है वो 31 ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 31, इसके अंतर्गत ये एक मौलिक अधिकार आता था, संपत्ति का अधिकार। 44वां जो संविधान संशोधन है उससे पहले, परंतु जब 44वां संविधान संशोधन हो गया उसके बाद इससे जो विधिक अधिकार बना दिया गया, तो आर्टिकल 300A इसके अंतर्गत जो है एक विधिक अधिकार के रूप में इसे स्थापित किया गया। ये आर्टिकल की जगह आप अनुच्छेद भी जो है वो याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल को ही आप कहते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 300A में जो है वर्तमान में जो है ये है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां, मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं हैं वो किस परत में या वायुमंडल की किस परत में होती हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका क्षोभ मंडल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी कारण आप ये भी कह सकते हैं कि जैव मंडलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए भी सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है आपकी क्षोभ मंडल। इसके संबंध में एक विशेषता आप ये भी याद रख सकते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से जो है वो घटता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 9वां, मजदूरी का लौह सिद्धांत यानी कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है।
चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत जो है वो सही हो जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस के नाम से जानते हैं। तो यही आपका मजदूरी का लॉ सिद्धांत जो है वो कहलाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार आप कह सकते हैं एक श्रमिक जो है उसकी मजदूरी उसके और उसके जो परिवार है उसके निर्वाह मात्र स्तर पर होती है, और स्थायी रूप से जो मजदूरी होती है उसके निर्वाह मात्र स्तर से अधिक जो है वो नहीं हो सकती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां कि आदि मानव किसान कैसे बने। जमीन पर चावल के बीज बोने से, ग्राम प्रधान से मंजूरी मिलने के बाद, कृषि योग्य जीवन क्रय करके, या फसलों की खेती में अनुभव प्राप्त करके। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान से मंजूरी मिलने से कोई लेना देना नहीं, आपका ऑप्शन बी डायरेक्ट कट जाएगा। कृषि योग्य जमीन खरीदेंगे बेचेंगे किसे, तो आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल कट जाएगा। तो जमीन पर केवल चावल के बीज ही बोएंगे क्या, और कोई चीज नहीं बोएंगे, तो आपका ऑप्शन ए भी कट जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि फसलों की खेती में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करके आदि मानव किसान जो है वो बने। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है। उत्तल, समतल, अवतल या गोलीय। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण जो है वो सही हो जाएगा। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जो मोटर वाहन चालक है वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो चिकित्सक हैं, कान, नाक, गले आदि के आंतरिक जो भाग हैं उसकी जांच के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं, यदि वो पूछा जाए तब आपका अवतल दर्पण सही हो जाएगा। तो दोनों के बारे में ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें 90% से अधिक जो है वो पृथ्वी की जल वाष्प होती है। अगला प्रश्न 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सेनाई, बिस्मिल्लाह खां, तबला, समता प्रसाद, मृदगम, मणि अय्यर या बांसुरी, सुब्बा लक्ष्मी। आपको बताना है कि में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, आपको गलत जो है वो छांटना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जो सुब्बा लक्ष्मी है वो केवल और केवल बांसुरी से संबंधित नहीं है, ये संगीत के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो यही आपका यहाँ पर जो है वो जो युग्म सही नहीं है उसमें जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान CCE मूल्यांकन करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार मदद करता है। बच्चे की प्रगति के रिपोर्ट और रिकॉर्ड को प्रभावी रूप से रखने के लिए शिक्षकों को सक्षम करके, स्मरणशीलता तकनीक को बढ़ावा देकर, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में विभिन्न विषयों के एकीकरण से परहेज करके, या फिर शिक्षकों को सबसे आसान तरीकों से पाठ योजना बनाने में मदद करके। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर जो CCE लिखा हो ये जो है आपका होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। बात करते हैं उत्तर की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो स्मरणशीलता तकनीक है उसको बढ़ावा देकर जो है कहीं ना कहीं मदद करता है। बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट और रिकॉर्ड जो है इस प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करना सतत और व्यापक मूल्यांकन का कह सकते हैं कोई भी प्रकार से नहीं होगा। इसी प्रकार एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में परहेज को लेकर बात की गई, ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षकों को सबसे आसान तरीके से पाठ योजना से भी यह संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी ज़्यादा सही होगा, स्मरणशीलता तकनीक को बढ़ावा देकर। अपना अगला प्रश्न देखते हैं 15, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि निम्नलिखित में से किसका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं है।
पहला कह रहा है छात्रों को भारतीय लोकतंत्र, इसकी संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझाना। दूसरा कह रहा है छात्रों को उनकी समझ से भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं उनको समाहित करने के लिए सक्षम बनाना। तीसरा कह रहा है छात्रों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं उसके बीच अंतर संबंध के बारे में समझ बनाने को कहना। और चौथा कह रहा है भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। तो आपका ये वाला उद्देश्य नहीं होता है क्या कि भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र को कुशल बनाना। क्यों? क्योंकि बच्चा किसी और भी फील्ड में जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो यही फील्ड चुने। तो ये आपका उद्देश्य जो है वो नहीं होता है। बाकी जो छात्र है उसको लोकतंत्र और उसकी जो समझ है वो विकसित कराना भी होता है। उसके साथ साथ जो भारतीय संविधान है उसके आदर्श जो है उसको भी बच्चे में समाहित हो उच्च प्राथमिक स्तर पर, वो भी होता है। और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच जो अंतर संबंध है उसके बारे में समझ भी जो है बच्चे में बन सके, वो भी आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 अंतिम मौर्य शासक जो है वो कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या बृहद्रथ। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ जो है वो सही हो जाएगा। तो बृहद्रथ है ये बौद्ध धर्म का जो है वो अनुयायी था। इसका जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग, पूरा नाम था पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग जो है इसने जो बृहद्रथ है इसकी हत्या करके जो है जो आपका मौर्य साम्राज्य था उसका अंत करा और एक नए साम्राज्य की नींव डाली जिसका नाम था सुंग राजवंश। तो यहीं से सुंग राजवंश जो है उसका उदय जो है वो हुआ था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18वां। शिक्षार्थियों में सहानुभूति का विकास और व्यवहार बदलने में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मदद ली जा सकती है? रटकर सीखने से, आप कह सकते हैं ये तो ऑप्शन आपका कतई नहीं सही होगा। पारस्परिक अधिगम से हो सकता है, व्यक्तिगत अधिगम से हो सकता है, अनुभवात्मक अधिगम से ये भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि सहानुभूति का विकास और व्यवहार बदलने में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मदद ली जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आप कह सकते हैं सहानुभूति का विकास और व्यवहार बदलने में अनुभवात्मक अधिगम जो है इससे मदद जो है वो ली जा सकती है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी नया वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से क्या अधिकांश संकटमय कचरे के कारण उत्पन्न होता है? वनों की कटाई, प्राकृतिक आवासों, भूमिगत प्रदूषण या वायु प्रदूषण। चार ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या अधिकांश संकटमय कचरे के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी भूमिगत प्रदूषण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इसमें इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जो आपका संकट में जो कचरा है इसको लेकर जो यहाँ पर बात की गई है। तो आपका यही सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो कौन सी थी? ऑप्शन ए अवाचनीय, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी द्रविड़। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD करके आप वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा, या तो आप लैंग्वेज का नाम भी जो है यहाँ पर या लिपि जो है उसका नाम भी टाइप करके बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा यह आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।